नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपका। दोस्तों, आज हम जो शुरू करने जा रहे हैं वो यूपीएससी सी सेट का 2018 का पेपर डिस्कस करेंगे। इसमें रीजनिंग में किस किस तरह के एग्जाम्पल पूछे गए थे, आज इन पे चर्चा होगी। ठीक है, बने रहिएगा मेरे साथ में। ये 2018 में किस किस तरह के एग्जाम्पल रीजनिंग में पूछता था, उनकी बात कर रहे हैं आज। फर्स्ट नंबर का एग्जाम्पल आंखों के सामने है। ये डायग्राम आया था, आपसे कहा गया था कि हाउ मैनी ट्राइंगल डज द एबव फिगर है। उपयुक्त आकृति में त्रिभुज कितने हैं। ये आकृति जो है वो 3D है, त्रिविमीय है। कुछ घन दिख रहे हैं और कुछ पीछे की साइड है। ठीक है, तो आगे आगे जो घन दिख रहे हैं वो ब्लैक कलर से मैंने कर दिए हैं, और जो पीछे छुपे हुए घन हैं उनको मैंने रेड कलर दे दिया है। यहाँ पे ये आकृति आई थी, जो आगे वाले घन थे उनमें डार्क लाइन थी, पीछे जो घन थे उनमें डॉट डॉट वाली लाइन थी। यहाँ पर एक मेथड काम आता है कि जितने घन आगे हैं उतने ही घन डॉट डॉट वाले पीछे हैं। तो आगे वाले घन को गिन के आप डबल करके इसका आंसर बड़े आराम से निकाल सकते हैं। इस आकृति में त्रिभुज कितने हैं। ठीक है, तो हम गिनना स्टार्ट कर रहे हैं। आज देखें एक बार, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10 त्रिभुज आगे हैं डार्क ब्लैक लाइन से, तो 10 ही डॉट डॉट लाइन से होंगे। तो 10 आगे, 10 पीछे, 10 और 10 20। करेक्ट आंसर जो आएगा वो कौन सा ऑप्शन आएगा? बी ऑप्शन आएगा। ये फर्स्ट नंबर का एग्जाम्पल पूछा था। अगला एग्जाम्पल ये था, आपसे पूछ रहा है कि इस चिन्ह की जगह पर कौन सा मान लिखूं ऑप्शन को देखकर, जिससे ये मान हमें प्राप्त हो जाए। तो यहाँ पर देखो, ये बड़ा आसान है, आप वैसे भी आप रख के देख सकते हैं एक एक करके, और इसके हिसाब से आप उसमें आंसर निकाल सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर ए ऑप्शन 4 लिखता बेटा, तो यहाँ भी 4 आता, यहाँ भी 4 आता, यहाँ भी 4 आता, पर आगे वाले को तो रख के देखो ही मत, क्योंकि आखिरी वाले पे 4 आना चाहिए। तो देखो, 4 और 4 8 और 4 12 और 3 15 और 1 16, 6 आना चाहिए था। ए ऑप्शन तो सही नहीं बैठेगा इसमें, फाइनल है। मैं काम करता हूँ, 5 को रख के देखता हूँ। 5 5 5 और यहाँ भी 5 5 5 15 और 3 18, 1 19, 19 का मतलब 9। नहीं बेटा, ये नहीं आ सकता है। यहाँ पे अगर बात करूँ, 6 को लिख के देखूँ, 6 6 6, और देखो 6 18 और 3 21, 1 22, और यहाँ भी 6 आ रहा है, तो 2 आना चाहिए था, ये भी नहीं आ सकता। तो फाइनल है, क्या आना पड़ेगा बेटा? 8 आना पड़ेगा। इसको एक बार लिख लेते हैं। यहाँ पर 8, यहाँ से 1 8, यहाँ से बेटा 2 8, यहाँ से 8 3, और यहाँ से 8 1, सबका टोटल 2 1 8 आना चाहिए। तो एक बार चेक कर लेते हैं आ रहा है कि नहीं आ रहा है टोटल। तो यहाँ से देखो, 1 और 3 4, 8 4 12, 12 और 8 20, और 8 28, 28 का 8 ये रहा, हासिल लगी 2। उसके बाद में 2 और 1 3 3, 8 और 8 16, 16 और 2 18, और 1 19, और 2 21। बिल्कुल सही बैठ रहा है। करेक्ट आंसर जो दे के आओगे वो कौन सा ऑप्शन आएगा? डी ऑप्शन आएगा। बहुत ही आसान एग्जाम्पल था, कैलकुलेशन बेस्ड था। और आगे कौन सा एग्जाम्पल पूछा है उस पर चर्चा करेंगे। ये 6 नंबर का एग्जाम्पल था, क्यूब एंड क्यूबॉइड से पूछा गया था। अगर आपने हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करी है, तो रीजनिंग ऋषि सर नाम से एप्लीकेशन है हमारी, आज ही डाउनलोड करिए। उसमें यूपीएससी सी सेट का मैंने बहुत बेहतरीन तरीके से कोर्स डिजाइन किया हुआ है। उसमें सारे पेपर भी मैंने सॉल्व करवाए हुए हैं, और जो टॉपिक हैं वो ट्रिक और बेसिक के हिसाब से समझाया हुआ है। उसके साथ साथ आपको पीडीएफ नोट्स भी मैंने प्रोवाइड किए हुए हैं, और वैलिडिटी 1 ईयर की मैंने दी है। आप कितनी बार भी वीडियो को देख सकते हैं। तो अभी जाके एक बार फटाफट से रीजनिंग ऋषि सर एप्लीकेशन है, उसको अभी डाउनलोड कर लीजिएगा। तो यहाँ पर कह रहा है, 3 सेमी भुजा वाले एक ठोस घन को सभी फलक रंग कर 1 सेमी भुजा वाले छोटे घन में काटा गया है। छोटे घन में से कितने घन केवल 2 फलक रंगे हुए हैं? ए सॉलिड क्यूब ऑफ 3 सेंटीमीटर साइड प्रिंटेड टू ऑल इट्स फेस is cut up into small cube of 1 centimeter size. How many of the small cube will have exactly 2 printed face? 2 सतह रंग वाले घनों की संख्या आपसे पूछ रहा है। तो ठीक है, यहाँ पर बड़े घन की भुजा की माप दे रखी है बेटा 3 सेंटीमीटर, छोटे घन 1 1 सेंटीमीटर वाले घनों में काटना है। तो इसके कितने हिस्से होंगे? 3। जहाँ हिस्से होते हैं वो n कहलाता है, जहाँ n बराबर है हिस्सों की संख्या। तो n बराबर 3 आ गया। हमसे पूछ रहा है 2 फलक रंग, 2 सतह रंग। 2 सतह रंग के लिए फॉर्मूला काम में आता है, 12n-2 काम में आता है। और n कितना है बेटा मेरे पास में? n अपने पास में यहाँ 3 आ रहा है, तो 12 3 -2
यानी आंसर आएगा 12। ए ऑप्शन जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा, तो ए ऑप्शन इसका आंसर आने वाला है। ठीक है, ये एग्जाम्पल पूछा था क्यूब एंड क्यूबॉइड से। अगला एग्जाम्पल ये था बेटा डाइस से। डाइस से एग्जाम्पल पूछा था, यहाँ पर 4 पासे बने हुए थे और इससे रिलेटेड एग्जाम्पल पूछा था 14, 15 और 16। 3 एग्जाम्पल जो है इससे पूछे गए थे। तो यहाँ पर सबसे पहले 4 पासे वाला प्रश्न है, इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है वो आपको सीखना है। यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ बच्चों, पहली और दूसरी आकृति में मैं देखता हूँ क्या क्या चीज़ मुझे कॉमन दिखाई दे रही है। 2 बिंदु दिखाई दे रहे हैं, एक रेखा दिखाई दे रही है, 2 बिंदु दिखाई दे रहे हैं, रेखा दिखाई दे रही है। जब भी 2 2 कॉमन आते हैं तो हमेशा याद रखना है कि डबल कॉमन से डबल कॉमन जो है वो आपस में कट जाता है। तो मैं कह सकता हूँ इन दोनों से ये दोनों आकृतियाँ कट चुकी हैं और जो रह जाती हैं वो एक दूसरे के विपरीत अपने आप हो जाती हैं। तो यहाँ मैं कह सकता हूँ कि एक बिंदु के जो विपरीत आने वाला है वो क्या आने वाला है बेटा, 3 बिंदु आने वाले हैं। ठीक है, पहली दूसरी आकृति से इस निष्कर्ष पे हम पहुंचे हैं कि डबल कॉमन से डबल कॉमन कट जाता है और जो रह जाते हैं वो एक दूसरे के विपरीत हो जाते हैं। दूसरी और तीसरी आकृति की अगर बात करता हूं तो इसमें बेटा कॉमन है 1 और 3। रेखा और 3 बिंदु कॉमन है, रेखा 3 बिंदु से रेखा 3 बिंदु काटे तो 2 के विपरीत कितना आएगा बेटा, 4 आएगा। दूसरा कॉमन मेरे आंखों के सामने ये आ चुका, अपोजिट जो है वो ये आ चुका है। अब जब एक बिंदु के विपरीत 3 बिंदु, 2 बिंदु के विपरीत 4 बिंदु, तो जो रह जाएंगे वो एक दूसरे के अपोजिट अपने आप होंगे कि नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे साहब। तो रेखा के अपोजिट क्या बच रहा है बेटा, क्रॉस बच रहा है। तो रेखा के जो अपोजिट आने वाला है वो क्या आने वाला है, क्रॉस आने वाला है। फर्स्ट नंबर का एग्जाम्पल पूछा था एक बिंदु के विपरीत क्या होगा, तो एक बिंदु के विपरीत क्या आएगा भाई, 3 डॉट आएगा, यानी 3 बिंदु आएगा। नंबर अगला एग्जाम्पल क्या पूछा था बेटा, इसमें 2 बिंदु वाले फलक के विपरीत क्या आएगा। मैंने बताया था कि 2 बिंदु के विपरीत कितना बिंदु आएंगे, 4 बिंदु आएंगे। तो यहाँ पर आंसर आप देके आएंगे 4 बिंदु, 4 डॉट, यानी सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न जो पूछा था बेटा, ये पूछा था क्रॉस वाले फलक के विपरीत क्या होगा। मैंने बताया था कि जो रह जाते हैं वो एक दूसरे के अपोजिट हो जाते हैं, तो क्रॉस के अपोजिट आएगी आपके सरल रेखा, स्ट्रेट लाइन, रेखा यानी लाइन। तो यहाँ पर सी ऑप्शन जो है वो 15 का करेक्ट आंसर होगा। डाइस से रिलेटेड एग्जाम्पल 3 एक साथ पूछे गए थे 2018 के अंदर। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या पूछा था उसकी बात करते हैं। ये एग्जाम्पल 37 नंबर पे था। क्या पूछ रहा था, इसकी बात करेंगे। आपसे कह रहा था कि यदि लेखनी छोटी है पेंसिल से, लिख देते हैं, लेखनी छोटी है किससे बेटा, पेंसिल से। ठीक है, और पेंसिल छोटी है बेटा पुस्तक से, पुस्तक से छोटी है। और पुस्तक जो है वो बड़ी है टोपी से, पुस्तक बड़ी है टोपी से। तो कौन सा सदैव सत्य होगा, क्या लेखनी टोपी से बड़ी है। अब लेखनी टोपी से बड़ी नहीं हो सकती है क्योंकि इनका अपोजिट फेस है और अपोजिट फेस में कोई रिलेशन बनेगा नहीं। यहाँ पर बी ऑप्शन, लेखनी पुस्तक से छोटी है, लेखनी पुस्तक से छोटी है, हाँ ये बात क्लियर हो रही है बी ऑप्शन वाली। पेंसिल और टोपी क्या बराबर हैं, पेंसिल टोपी, टोपी का मुंह इधर है और सबका मुंह इधर है, स्थिति क्लियर नहीं है, इसलिए सी नहीं हो सकता। पेंसिल टोपी से बड़ी है, पेंसिल टोपी, इन दोनों के मुंह ऐसे आ रहे हैं और अपोजिट फेस में जो है वो गलत मानी जाएगी। तो बी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, बढ़ते हैं हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल क्या पूछा था, ये एग्जाम्पल था। तो दोस्तों ये नेक्स्ट एग्जाम्पल है, इसको एक बार देखते हैं क्या कह रहा है। देखो, आपसे कह रहा है कि 6 अधिकारी हैं ए से लेके एफ तक। किसी कार्यालय खंड की योजना इस प्रकार कि बी और सी कार्यालय के इस कार्यालय खंड में प्रवेश करते ही गलियारी के दाईं ओर होने चाहिए, बी और सी। ठीक है, और ए गलियारी के बाईं तरफ होना चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड पे। ई और एफ गलियारी के विपरीत दिशा पार्श्व पर हैं किंतु कार्यालय के आमने सामने नहीं होने चाहिए। ई और एफ, ये शर्त है, पर होने चाहिए अपोजिट फेस पे, इधर उधर। ठीक है। सी और डी आमने सामने हैं, ये कंडीशन क्लियर कर दी है। ई का कार्यालय किनारे पर नहीं होना चाहिए, इस ये शर्त है, बीच में होना चाहिए। एफ कार्यालय गलियारी के ए कार्यालय की तरफ होना चाहिए और किंतु आगे होना चाहिए। तो ठीक है, एक काम करते हैं, ये गलियारा मान लेता हूँ मैं,
और यहाँ पर जगह बना देता हूँ बेटा इन तीनों को रखने के लिए। ठीक है, यहाँ से शुरुआत मान लेते हैं। आपसे कह रहा है कि बी और सी इधर की साइड आना चाहिए और ए जो है वो इधर की साइड आना चाहिए। अभी लिखता जा रहा हूँ, फिर बाद में रखूंगा। सी और डी आमने सामने होनी चाहिए, ये शर्त है, इसका ध्यान रखेंगे। सी के सामने डी आना चाहिए। ई कार्यालय के किनारे पर नहीं है, किनारे पर नहीं है तो कहाँ है बेटा? बीच में है। पर इसमें लिखा है एफ जो है वो ए कार्यालय के आगे की ओर है और उसी में है। तो एफ और ए, जब एफ ए के साथ आएगा तो ई इधर आएगा। और ई के बारे में कंडीशन थी कि सामने नहीं है, तो एक काम करते हैं, एफ को यहाँ रखें, ए को यहाँ रखें। लिखा है एफ कार्यालय गलियारी के ए कार्यालय के आगे की ओर है, किंतु उसी पार्श्व में है जिसमें ये है। ठीक है, और ई के बारे में क्या लिखा था बेटा कि ए कार्यालय गलियारे के बाईं ओर है, ई और एफ कार्यालय के विपरीत पार्श्व में, किंतु उन कार्यालय के आमने सामने नहीं है। और ई का कार्यालय किनारे पर नहीं होना चाहिए। ओके, तो ई जो है वो किनारे पर नहीं होना चाहिए, ये शर्त थे। तो ई और एफ आमने सामने होने चाहिए, पर आमने सामने नहीं होने चाहिए, पर अलग अलग पंक्ति में होंगे, ये कह रहा है। तो देखो, ई और एफ के कार्यालय गलियारे के विपरीत पार्श्व पर हैं, किंतु उनके कार्यालय आमने सामने नहीं है। मतलब एक का कार्यालय इधर है, एक का इधर है, पर आमने सामने नहीं होना चाहिए। तो मैंने एक को यहाँ लिखा, एक को यहाँ लिखा। सी और डी आमने सामने बेटा, तो यहाँ पर सी लिखूं, यहाँ पर डी लिखूं, तो आमने सामने। तो बचा कौन है बेटा? बी। लो, ये सारी बातें पूरी हो चुकी हैं। अब पहला प्रश्न हमसे क्या पूछा गया है उस पर हम विचार करते हैं। सारी कंडीशन पूरी हो गई है इस पे। पहला प्रश्न पूछा है, ई कार्यालय में गलियारी की ओर मुख करके बैठता है तो उसका बाईं ओर किसका कार्यालय होगा? ए का मुंह इधर है, तो लेफ्ट हैंड साइड पे किसका होगा बेटा? सी का होगा। क्या ऑप्शन में है क्या देखना? बिल्कुल है। आंसर जो आएगा वो सी आएगा। अगला क्या पूछ रहा है कि एफ के निकटतम पड़ोसी कौन कौन से हैं? बेटा एफ के पड़ोसी कौन सा है? यहाँ तो ए की पड़ोसी है, केवल ए। तो करेक्ट आंसर देखो ऑप्शन में है क्या? ओनली ए। तो बिल्कुल है, आंसर आएगा इसका ए ऑप्शन। इस तरीके से होगा। पूरी क्लास एक बार देख लो। बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल ये आपसे पूछ रहा है, यहाँ पर कह रहा है, देखिए, लक्ष्मी, उसका भाई, उसकी पुत्री, उसका पुत्र बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, एक युगल डबल्स में खेल प्रारंभ करते हैं। ओके, मान के चलता हूँ ये नेट बना दिया पूरा मैंने। दो लोग इधर हैं, दो लोग इधर हैं। ठीक है, मैं चार लोगों की जगह ही बना देता हूँ। नाम अभी लिख देंगे हम कौन कौन क्या है। दो इधर हैं, दो इधर हैं। लक्ष्मी का भाई उसकी पुत्री से नेट के पार सम्मुख है। लक्ष्मी का जो भाई है उसकी पुत्री के नेट के पार ठीक सम्मुख है। तो देखो, लक्ष्मी का भाई LB, लक्ष्मी ब्रदर, उसकी पुत्री के नेट के पार ठीक सम्मुख है लक्ष्मी डॉटर। लक्ष्मी डॉटर के सामने लक्ष्मी का भाई आएगा, LD, लक्ष्मी डॉटर। ठीक है, आगे, उसका पुत्र सबसे खराब खिलाड़ी के सहोदर से नेट के पार विकर्णवत में बैठा है। सबसे खराब खिलाड़ी, ठीक है, सबसे अच्छा खिलाड़ी तथा सबसे खराब खिलाड़ी नेट के एक ही तरफ हैं। ओके, तो यहाँ पर देखो कंडीशन सेकंड वाली फिर से पढ़ते हैं। उसका पुत्र सबसे खराब खिलाड़ी के सहोदर के नेट के पार विकर्णवत है। सबसे खराब खिलाड़ी अगर लक्ष्मी को मान लेता हूं तो ये लक्ष्मी का भाई हो गया। उसका पुत्र सबसे खराब खिलाड़ी, सबसे खराब खिलाड़ी सहोदर, सबसे खराब खिलाड़ी के सहोदर के विकर्णवत है उसका पुत्र, यानी लक्ष्मी सन, लक्ष्मी का सन। ठीक है, और ये लक्ष्मी की कौन हो गई बेटा? डॉटर हो गई। ये पूरी टीम बन चुकी है। सबसे बढ़िया खिलाड़ी, आगे लिखा है कि सबसे अच्छा खिलाड़ी तथा सबसे खराब खिलाड़ी सबसे अच्छा एक ही तरफ हैं। तो सबसे खराब लक्ष्मी है खेलने वाली, तो सबसे अच्छा खिलाड़ी जो है वो लक्ष्मी का भाई हो जाएगा। ये सारी कंडीशन इस पे पूरी बैठ रही हैं। अब प्रश्न में क्या पूछ रहा है? सबसे अच्छा खिलाड़ी कौन है? बेटा उसका भाई, लक्ष्मी ब्रदर, हर ब्रदर।
ऑप्शन आएगा ए। और कोई प्रश्न पूछा है क्या? नहीं पूछा है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर आएगा कि सबसे अच्छा खिलाड़ी कौन सा है, तो वो लक्ष्मी का ब्रदर होगा। सारी कंडीशन जो है इसमें पूरी हो रही है, एक बार देख लीजिए। बहुत बढ़िया एग्जाम्पल था। बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल ये जो पूछा गया था बेटा, कोडिंग डिकोडिंग से पूछा गया था। यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है। इसका आपसे कोड पूछा गया है। यहाँ से मैं बात करूँ तो ये -1 है, -2 है, -3 है, -4 है, -5 है, -6 है। आंसर निकाल सकते हैं बेटा। -1, -2, -3, -3 करें तो आई आएगा, -4 तो डी आएगा, -5 तो भी डी आएगा। ऑप्शन की बात करें तो ए ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड एग्जाम्पल था, सॉल्व कर दिया है, देख लीजिए पूरी क्लास। नेक्स्ट, ये अगला एग्जाम्पल था। यहाँ पर ये पूछ रहा है कि संख्याओं में निम्नलिखित प्रतिरूप को विचार करिए। ठीक है, ये संख्या दी थी, क्वेश्चन मार्क दिया था, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। ओके, इसमें ये मिसिंग नंबर होता है बेटा, मिसिंग नंबर विलुप्त संख्या होता है। इसमें मुझे कॉम्बिनेशन बनाते हुए सीरीज का पता करना है, क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। सबसे पहले इन तीनों से 6 लाना है, इन तीनों से 11, उसी क्रम में 16 और उसी क्रम में आंसर। क्रम क्या है देखो, 15 और 8, 15 और 8 होते हैं बेटा 23। 23 में से 7 घटाऊं तो 16 आएगा। अरे आ रहा है क्या समझ में? यहाँ पर देखो, 6, 10 और 6 16, 16 में से 5 घटाएं तो 11 आएगा। और यहाँ देखो 8 और 4 12, 12 में से 6 घटाएं तो 6 आएगा। उसी क्रम में उत्तर चाहिए, तो 13 और 8, 13 और 8 सब 21 होते हैं। और 21 में से बेटा 4 घटाएंगे तो 17 आएगा। तो करेक्ट आंसर 17 आना चाहिए। और ऑप्शन की बात करें तो ए ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। बढ़ते हैं आगे। यहां पर लिखा है RAMON का कोड है 12345, ठीक है। और दिनेश का कोड है 675849। किसका पूछा है बेटा आपसे? यहाँ पर एच का कोड मुझे दिखाई दे रहा है बेटा, बड़े आराम से देखूं, 9 दिखाई दे रहा है। ए का दिखाई दे रहा है 2, एम का है 3, ए का है 2 और यहाँ पे 3, 92323, 92323। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल आ रहा है, ये एग्जाम्पल है आंखों के सामने। यहाँ पर देखो क्या कह रहा है, सुनो। आपसे कह रहा है बेटा 4 छात्र हैं, वे विभिन्न शहर PQRS अनिवार्यता इसी क्रम में पढ़ रहे हैं। और साइंस, आर्ट कॉलेज, कॉमर्स कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज अनिवार्यता इसी क्रम में नहीं है, पढ़ रहे हैं। 4 विभिन्न राज्य गुजरात, राजस्थान, असम, केरल अनिवार्यता इसी क्रम में नहीं है, स्थित हैं। यह भी दिया गया है। अब देखो सुनो, यहाँ पर ये पजल टेस्ट का एग्जाम्पल है, पजल टेस्ट से रिलेटेड एग्जाम्पल है। इसको हम जो है वो सॉल्व करेंगे। और तरीका क्या है सॉल्व करने का, वो एक बार बोर्ड पर देख लीजिए। यहाँ पर देखो छात्रों के नाम हैं ABCD। एक तो लिस्ट बनेगी बेटा शहर जहाँ ये पढ़ने गए, ठीक है। और एक बनेगी बेटा कॉलेज, कॉलेज की। और एक बनेगी बेटा राज्य, ठीक है। ये लिस्ट बनेंगी, इनको आपको कंप्लीट करना है, तब आपके आंसर आएंगे, ठीक है। तो क्या लिख रहा है सुनो, डी असम में पढ़ रहा है, डी ये रहा। और ये कहाँ पढ़ रहा है बेटा? असम में पढ़ रहा है। अच्छा, राज्य नहीं है, शहर है। डी असम में पढ़ रहा है, आर्ट्स कॉलेज शहर एस में है, शहर एस में है। अच्छा, शहर के नाम तो PQRS हैं। ओके, तो बेटा असम जो है यहीं आएगा।
और इसके नाम PQRS हैं। अब देख लेता हूँ, आर्ट्स कॉलेज शहर एस में है जो राजस्थान में स्थित है। ओके, आर्ट्स कॉलेज, ये तीनों एक साथ आएंगे, ये वाली लाइन, ठीक है, आर्ट्स, एस और राजस्थान। ए कॉमर्स कॉलेज में पढ़ रहा है, ए जो है वो किस में पढ़ रहा है बेटा, कॉमर्स कॉलेज में पढ़ रहा है। बी शहर क्यू में पढ़ रहा है, बी शहर क्यू में पढ़ रहा है, क्लियर हो गया है। साइंस कॉलेज केरल में स्थित है। अब देखो तीनों की जो जगह खाली है, एस, एस राजस्थान और आर्ट्स कॉलेज, वो जगह खाली है यहाँ पर, ठीक है, तो ये भरा जाएगा एस, और कौन सा कॉलेज है बेटा, आर्ट्स कॉलेज है, और ये आ जाएगा राजस्थान, ठीक है। साइंस कॉलेज जो है वो केरल में है, साइंस कॉलेज जो है वो केरल में है, तो यहाँ तो आ नहीं सकता, यहीं आ सकता है, तो यहाँ पर आ जाएगा साइंस, और ये कहाँ स्थित है बेटा, केरल में स्थित है, ठीक है। और अब बचा कौन सा राज्य है, एक ही राज्य बचा हुआ है, और वो कौन कौन से थे, गुजरात बचा हुआ है, तो ये गुजरात आ जाएगा बेटा, ठीक है। और यहाँ पर लिखा था डी असम में पढ़ रहा है, तो ये ले लिया मैंने असम में। और यहाँ पर एक कॉलेज बचा है, कौन सा कॉलेज बचा है, ऊपर देखना, इंजीनियरिंग कॉलेज बचा है, एक इंजीनियरिंग यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अब शुरू से देख लेते हैं, एस जो है राजस्थान, ये हो गया, डी असम में पढ़ रहा है, ए कॉमर्स कॉलेज में पढ़ रहा है, ये भी ले लिया था मैंने, बी नगर क्यू में पढ़ रहा है, साइंस कॉलेज केरल में स्थित है, तो ये सारे के सारे आ चुके हैं। किसकी स्थिति क्लियर नहीं है बेटा, कॉलेज, कॉलेज किसकी स्थिति क्लियर नहीं है, पी की और आर की, पी और आर की स्थिति क्लियर नहीं है, इसको मैंने ऑब्लिक में लिख दिया है। देखते हैं प्रश्न क्या पूछ रहा है, ठीक है, प्रश्न क्या पूछ रहा है उस पर हम डिस्कस करते हैं। पहला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि ए पढ़ रहा है, ए जो है वो कहाँ पढ़ रहा है बेटा, ए जो है गुजरात में पढ़ रहा है, कहाँ पढ़ रहा है, गुजरात में, तो आंसर आएगा बी। आपसे कह रहा है साइंस कॉलेज कहाँ है, साइंस कॉलेज जो है बेटा वो केरल में, क्यू, केरल में क्यू, सिटी क्यू। और सी पढ़ रहा है, सी जो है वो क्या पढ़ रहा है, राजस्थान में आर्ट्स पढ़ रहा है बेटा, सी जो है आर्ट्स पढ़ रहा है, राजस्थान में पढ़ रहा है, तो आंसर आएगा बी आएगा। तो दोस्तों बढ़ते हैं, नेक्स्ट 46 नंबर का एग्जाम्पल है, इसकी तरफ आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर कह रहा था आपसे कि निम्नलिखित कथन में से कौन सा एक सही है, ठीक है। डी शहर एस में नहीं पढ़ रहा है, नहीं पढ़ रहा है बोल रहा है, तो एक बार चेक कर लेते हैं। डी शहर एस में नहीं पढ़ रहा है, बिल्कुल सही बात है, या तो पी में पढ़ेगा या आर में पढ़ेगा, तो एस में नहीं पढ़ेगा, तो ये बात क्या है, सही है। तो पहली बात सही है। ए साइंस कॉलेज में पढ़ रहा है, ए साइंस में पढ़ रहा है, ये बात गलत है बेटा, ठीक है। और ए केरल में पढ़ रहा है, ए केरल में पढ़ रहा है, ये बात भी गलत है। और अगला है डी ऑप्शन, इंजीनियरिंग कॉलेज गुजरात में स्थित है, चेक करो, इंजीनियरिंग कॉलेज गुजरात नहीं, असम में स्थित है, ठीक है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन कौन सा था बेटा, ए था। अब 47 में कह रहा है इंजीनियरिंग कॉलेज के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष, कौन सा कथन सही है, ठीक है। सी वहाँ पढ़ रहा है, सी वहाँ पढ़ रहा है, इंजीनियरिंग कॉलेज में सी पढ़ रहा है नहीं। और बी वहाँ पढ़ रहा है, बी पढ़ रहा है कि इंजीनियरिंग कॉलेज में नहीं, डी वहाँ पढ़ रहा है, ये बात सही है, डी ऑप्शन, क्योंकि इंजीनियरिंग कॉलेज जो है असम में स्थित है, और कौन पढ़ रहा है वहाँ, डी पढ़ रहा है, तो करेक्ट आंसर इसका जो आएगा वो कौन सा ऑप्शन आएगा, डी ऑप्शन आएगा, ठीक है। अब 47 के बाद 48 नंबर का एग्जाम्पल है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है, इंजीनियरिंग कॉलेज असम में स्थित है, इंजीनियरिंग कॉलेज, हाँ अभी अभी देखा था, ये लिस्ट में इंजीनियरिंग कॉलेज जो है वो असम में स्थित है, देखो ग्राफ में दिया हुआ है, इंजीनियरिंग कॉलेज असम में स्थित है, तो ये पहली बात जो है वो सही है। अगला, क्यों शहर क्यों असम में स्थित है, क्योंकि असम की तो स्थिति क्लियर नहीं थी, या तो पी था या आर था। सी केरल में पढ़ रहा है, सी केरल में पढ़ रहा है, सी केरल ना, राजस्थान में पढ़ रहा है भाई। और आखिरी प्रश्न है बी गुजरात में पढ़ रहा है, बी गुजरात में नहीं, केरल में पढ़ रहा है, तो यहाँ पर सही कौन सा था, 48 का आंसर जो है वो ए ऑप्शन आएगा, ठीक है।
अब ये पजल टेस्ट का एग्जाम्पल था, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल ये पूछा गया था, यहां पर लिखा है 4 12 95 1 1 96 29 1 96 26 2 96। देन अगला क्या है, ठीक है, ये पूछ रहा है। अब ये डेट दी हुई है बेटा, ये डेट दिनांक दी हुई है, क्रम पता करना है कि सीरीज का क्रम क्या है और जिससे अगली डेट हमारे पास निकल के आए वो हमें पता करना है। तो यहाँ पहली डेट से अगर मैं दूसरी डेट देखता हूँ तो 28 दिन जुड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि 12 महीना दिसंबर का होता है, दिसंबर में से 4 गए तो 27, ठीक है, 31 में से 4 गए तो 27 और 1 तारीख ही आ गई तो 28 दिन हैं। पहली से दूसरी डेट देख रहा हूँ तो 28 दिन ज़्यादा हैं, इससे तीसरी देख रहा हूँ तो भी 28 दिन ज़्यादा है, और यहाँ से उत्तर निकालना है 28 दिन ज़्यादा। 96 जो है वो लीप ईयर होता है, 29 की फैब आती है, 2 लिखा हुआ है फैब, तो 29 की फैब है तो बेटा यहाँ से कितने दिन चाहिए, 29 में से 26 घटाओ 3 दिन चाहिए, 3 और 28 के लिए 25 और, तो 25 तारीख आएगी, महीना मार्च का आ जाएगा, 96 आएगा। ऑप्शन आएगा कोई, बी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा। ये सीरीज है और सीरीज में डेट दी हुई है और अगली डेट आपसे पूछी गई है, ठीक है। ये एग्जाम्पल ऐसे होगा, देख लीजिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। ये मैट्रिक्स है आब्यू, इस मैट्रिक्स में ये डायग्राम बना हुआ है, इस डायग्राम को देखते हुए कौन सा ऑप्शन जो है वो क्वेश्चन मार्क की जगह आएगा। तो देखो इसमें ऊपर से नीचे अगर मैं देखता हूँ तो एक डिजाइन तो ऐसी है जिसके मुंह पे पॉइंट है, एक डिजाइन ऐसी है जिसमें स्क्वायर है, एक डिजाइन ऐसी है जिसमें ट्राइंगल है। इसमें एक तो इस तरीके से इसके पैर निकले हुए हैं, एक में ये 4 पैर निकले हुए हैं, एक में 3 पैर निकले हुए हैं, ठीक है। ये वापस से तीनों आकृतियां, पर इनके पैर जो है वो चेंज हो गए। तो यहाँ पर भी ट्राइंगल वाली आकृति है, डॉट वाली आकृति है। अब ये तो फाइनल हो गई कि इसके अंदर जो आएगी वो स्क्वायर वाली आकृति आएगी, एक तो ये बात क्लियर हो गई है। दूसरी बात, ये पैर 4 निकले हुए हैं, इसमें 3 निकले हुए हैं, अब 2 पैर जो हैं वो बाकी हैं। 2 पैर वाली आकृति जो है वो किस ऑप्शन पे आ रही है, 2 पैर वाली जो आकृति है वो किस ऑप्शन पे आ रही है, ए पे आ रही है। तो करेक्ट आंसर जो आएगा इसका कौन सा ऑप्शन आएगा, ए ऑप्शन आएगा। 66 देख लीजिए, ऐसे होगा। अगला एग्जाम्पल है, आपसे कह रहा है कि 1 से लेकर 6 तक कुछ भाग नियमित दिशाओं में स्थित बदलते हुए दिखाए गए हैं, उसी अनुक्रम का अनुसरण करते हैं। वे नीचे दिए गए चित्रों को जो है ना वो 7 नंबर पे क्या आएगा, 6 आकृति है, इनका क्रम ढूंढना है और 7 नंबर पे क्या सीरीज का क्रम क्या आएगा वो हमें पता करना है, ठीक है। तो ये फिगर सीरीज है, चित्र श्रृंखला। इसमें सबसे पहले मैं स्क्वायर को पकड़ रहा हूँ बेटा, और 7 नंबर की जो आकृति आएगी, ये 7 नंबर की आकृति, इसकी जगह क्या आएगा, आकृति कौन सी आएगी ये हमसे पूछ रहा है। तो मैं स्क्वायर को पकड़ता हूँ, स्क्वायर को देख रहा हूँ, स्क्वायर चल रहा है क्लॉकवाइज, पहले यहाँ आ गया, फिर अगली आकृति में यहाँ आ गया, फिर इसमें यहाँ आ गया, फिर यहाँ आ गया, फिर ये इस जगह पे आ गया। अब कहाँ आना चाहिए स्क्वायर, ऊपर आना चाहिए। एक तो ये फाइनल हो गया, स्क्वायर यहाँ आएगा। दूसरा ट्राइंगल जो है ना वो चल रहा है बेटा एंटी क्लॉकवाइज, ये पहले नीचे आया, फिर ट्राइंगल यहाँ शिफ्ट हुआ, अगली बार ट्राइंगल यहाँ शिफ्ट होगा, अब ऊपर शिफ्ट होगा, अब यहाँ, तो इस जगह आना चाहिए ना ट्राइंगल, ये ट्राइंगल आएगा यहाँ। ऑप्शन की अगर बात करता हूँ तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। परफेक्ट आंसर जो आएगा वो कौन सा, बी ऑप्शन आपका आएगा, ठीक है। जिन्होंने अभी तक रीजनिंग ऋषि सर नाम से हमारी एप्लीकेशन है, जिन्होंने भी डाउनलोड नहीं किया है फटाफट से रीजनिंग ऋषि सर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। यहां पर अगला एग्जाम्पल क्या पूछ रहा है, देखो आपसे पूछ रहा है एक अष्टभुज, अष्टभुज का मतलब होता है 8 भुजा, ठीक है। 8 भुजा वाले शीर्ष को जोड़कर कितने विकर्ण खींचे जा सकते हैं। जब ऐसा प्रश्न देखो एग्जाम में पूछ लेता है, 8 भुजा वाला हो या आपके 4 भुजा वाला हो या 6 भुजा वाला हो, षष्ठभुज, हेक्सागन या ट्राइंगल 3 भुजा वाला हो, कितने
शीर्षों से कितने विकर्ण खींचे जा सकते हैं, इस तरह का एग्जाम्पल पूछ लेता है। ऐसे प्रश्न हमेशा एक ही फॉर्मूले से सॉल्व करने होते हैं, वो फॉर्मूला बता देता हूँ। n-3 डिवाइडेड बाई 2, और जहां n बराबर होता है, जितनी भुजा वाली आकृति होती है वही n कहलाता है। तो इसमें n बराबर कितना है बेटा, 8 है। 8 डिवाइडेड बाई 2, 8 गुणा 5/2 बराबर आंसर 20। तो कितने विकर्ण खींचे जा सकते हैं, 20 खींचे जा सकते हैं। यही अगर हेक्सागन होता तो 6 लिख देते n की जगह, यही अगर स्क्वायर या रेक्टेंगल होता तो n की जगह 4 लिख देते, और यही अगर ट्राइंगल होता त्रिभुज तो n की जगह कितना लिख देते आप, 3 लिख देते। तो ये आएगा आंसर अपने 20। देख लीजिए। तो 2018 में जो जो एग्जाम्पल पूछे गए थे वो सारे के सारे मैं करा चुका हूँ। बहुत जल्दी मैं नेक्स्ट जो सीरीज है वो इसकी लेके आऊँगा, और मैंने आपको प्रॉमिस किया है कि 2011 से लेके 2023-24 तक के जितने भी पेपर हैं वो सारे के सारे एक साथ हम रिकॉर्ड करेंगे। तो मैंने अभी तक जो है वो 23 का पेपर रिकॉर्ड करा दिया है, 22 का करा दिया है, 21 का, 20 का, 19 का और 18 का मैंने आज करा दिया है। 24 का एग्जाम्पल 26 मई को होगा, तो वो पेपर जब आएगा तब उसको भी हम सॉल्व करा देंगे, और इससे पहले जितने पेपर हो चुके हैं उन सब पे भी हम चर्चा करेंगे। तो आज यहीं इजाज़त चाहता हूँ, मिलता हूँ नेक्स्ट पेपर के साथ में। जय हिंद, जय भारत, राम राम साहब।